हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक्टिव रिकॉल करेंगे लक्ष्मीकांत का चैप्टर नंबर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी। ठीक है, एक नया क्वेश्चन पूछ लेता है। तो शुरू करते हैं। ये चैप्टर शुरू होता है कि 1600 में रॉयल चार्टर देती है एलिजाबेथ। ठीक है, तो रॉयल चार्टर मिलता है, एलिजाबेथ देती है उनको। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो कंपनी थी, ठीक है, उसे देती है रॉयल चार्टर। कौन? क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये 15 ईयर्स के लिए था चार्टर, लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसके बाद हम सीधा सीधा आते हैं आगे 1765 में। तो 1765 में क्या होती है? 1765 में होती है इलाहाबाद की ट्रीटी। ठीक है, ये ट्रीटी होती है। इससे क्या होता है कि जो दीवानी राइट्स होते हैं, ठीक है, दीवानी राइट्स किसको दे दिए जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं हम 1773 में। यहाँ से शुरू होता है रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 में पास होता है हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो इसमें ये फर्स्ट स्टेप था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। यहाँ से सेंट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सारी पावर्स आना शुरू हो जाती हैं यहीं से। उसके बाद यहाँ पर जो एक पोस्ट बनती है वो बनती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की। ठीक है, तो ये बनती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। उसके बाद यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट भी बनता है, ठीक है, कलकत्ता में। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है कि जो प्राइवेट ट्रेड होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, वो बंद कर दी जाती है। ठीक है, इसी वजह से तो कलेश हो रहे थे, तो ये बंद कर दी जाती है। तो 1773 में ये होता है। उसके बाद अगला आता है 1781 का। ठीक है, इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो ये एक जो इन्होंने 1771 में नहीं किया था काम, 1773 में, वो 1781 में करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करा कि जो रेवेन्यू मैटर्स थे, ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से हटा दिए। ठीक है, और इसी के अंडर पर्सनल लॉज थे। पर्सनल लॉज भी इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ठीक है, कि हिंदूज़ के लिए हिंदू के लिए अलग लॉ, मुस्लिम्स के लिए अलग लॉ। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी और गवर्नर जनरल थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से हटा दिया गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अब इन पर लॉ नहीं बना सकता था। नेक्स्ट आगे चलते हैं 1784 का, जहाँ पर क्या आता है? पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें क्या था? इसमें था कि जो कमर्शियल पर्पसेस थे, कमर्शियल और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनको सेपरेट कर दिया गया। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनती है जिसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये आगे जाके 1857 या 58 के आसपास अबॉलिश होगी। ठीक है, लेकिन बनती है 1784 में। नेक्स्ट देखें, आते हैं हम सीधा सीधा 1786 पे। ठीक है, अब ये भी इंपॉर्टेंट एक्ट था क्योंकि इसके अंदर क्या था कि गवर्नर जनरल जो थे वो ओवरराइड कर सकते थे किसका डिसीजन? अपनी काउंसिल का। ठीक है, ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, और एक और भी चीज़ कहा गया कि जो गवर्नर जनरल थे वो अब एक्ट करेंगे कमांडर इन चीफ की तरह। ठीक है, तो काफ़ी पावर दे दी गई यहाँ गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट आते हैं 1793 के अंदर। तो इसमें क्या है कि जो मोनोपोली थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसको एक्सटेंड कर दिया गया फर्दर 20 ईयर्स के लिए। ठीक है, 20 साल और बढ़ा दिया गया। उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर बना था, और उनका स्टाफ, ठीक है, इनकी जो सैलरी जाएंगी वो इंडियन रेवेन्यू से जाएंगी। मतलब हम अपने इंडियन जो है वो पे करेंगे इसके लिए। ठीक है, इंडियन रेवेन्यू से इनको सैलरी मिलेगी। उसके बाद हम आते हैं सॉरी 1813 के चार्टर एक्ट। यहाँ से चार्टर एक्ट शुरू होते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपीज़ दिए गए थे काय के लिए? एजुकेशन के लिए। ठीक है, लेकिन ये एजुकेशन हिंदी वाली नहीं थी, ये थी वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए 1,00,000 रुपये दिए गए थे। हालांकि ये यूटिलाइज़ नहीं होते, वो अलग बात है, लेकिन दिए गए थे। उसके बाद यहाँ पर जो थी मोनोपोली, ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। ठीक है, बस दो चीज़ों में रह गई, एक था ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना। ठीक है, ये दो चीज़ें छोड़ के बाकी हर चीज़ में मोनोपोली ख़त्म कर दी गई। किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और यहाँ पर पहली बार क्रिश्चियन मिशनरीज़ को अलाउ कर दिया इंडिया में आने के लिए। ठीक है, 1813 में होता है। उसके बाद हम जाते हैं 1833 में। ये भी एक चार्टर एक्ट था। ठीक है, और इसको कहते हैं कि इट इज़ अ कल्मिनेशन ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन जो है ख़त्म होगा। स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट से, ख़त्म यहाँ के आसपास होता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट बनती है, इसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब आप ये बताएंगे कि ये थे कौन? ठीक है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे बनती है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पोस्ट। ठीक है, और यहाँ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कर दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, कि सिर्फ आप एडमिनिस्ट्रेशन ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेगी। और यहाँ पर जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम था उसको ओपन कर दिया गया।
ठीक है, कोई भी पार्टिसिपेट करता है, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है उसमें। उसके बाद आते हैं हम 1853 के चार्टर एक्ट में। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पर जो काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दी गई थी। उसके बाद यहाँ जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे और लेजिस्लेटिव फंक्शंस थे, ठीक है, उसको सेपरेट कर दिया गया था काउंसिल से, ठीक है। एग्जीक्यूटिव अलग हो गए हैं और लेजिस्लेटिव अलग हो गए हैं, ठीक है। और इसमें जो लेजिस्लेटिव में थे, इसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे, जिसमें कुछ मेंबर्स इंडियंस भी हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये तो सबको पता है कि यहाँ से जो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था वो ख़त्म होता है और क्राउन रूल शुरू होता है, ठीक है। ईस्ट इंडिया ख़त्म और क्राउन रूल बिगिंस। और यहाँ पर जो पोस्ट बनती है उसका नाम था गवर्नर जनरल या वायसराय की पोस्ट। यहाँ बनती है वायसराय ऑफ इंडिया की पोस्ट, ठीक है। अब आपको बताना है कि कौन थे इंडिया के फर्स्ट वायसराय। उसके बाद यहाँ पर एक और काउंसिल बनती है, इसका नाम था इंडिया काउंसिल, ठीक है। इंडिया काउंसिल जिसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। और यहाँ पर एक और पोस्ट बनती है, इसका नाम था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। ये वाली पोस्ट भी यहीं बनती है 1858 में। उसके बाद एक और एक्ट आता है, इसका नाम है 1861 का काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। यहाँ पर कुछ नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई, जैसे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है किसकी, गवर्नर की, यहीं से इंट्रोड्यूस होती है। उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो सिस्टम भी आता है कि अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग पोर्टफोलियो देते हैं ना, वैसे ही यहीं से आता है 1861 से। और इस एक्ट से डिसेंट्रलाइजेशन होना शुरू होता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन 1861 से शुरू होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम 1892 पे, ठीक है। ये था इंडियन काउंसिल एक्ट। इसमें पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शंस, लेकिन मतलब बोला नहीं गया था इलेक्शन के लिए, लेकिन हाँ हमें साइंस देखने को मिलता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के 1892 में। और यहाँ पर जो बजट पास होता था उसको हम डिस्कस कर सकते थे, ठीक है। इंडियंस उसको डिस्कस कर सकते थे, लेकिन उसमें कोई भी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं था। उसके बाद हम आगे आते हैं 1919 में, 1909 में, जिसका नाम था मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे 1892 में, तो 1909 में ये अलाउ कर दिया गया कि भाई बजट पे आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और यहाँ से कम्युनलिज्म की शुरू होती है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पहली बार सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स के लिए अलाउ कर दिए थे, ठीक है, कि मुस्लिम्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिम के कैंडिडेट को चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और भी चीज़ थी कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था उसमें तो ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन थी कि मैक्सिमम जो होंगे ब्रिटिश ही होंगे, लेकिन जो प्रोविंसेस थी, ठीक है, वहाँ पर थी नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी, मतलब इंडियंस जो थे वो मेजोरिटी में आने लगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं 1919 में, जो कि एक लैंडमार्क था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। यहाँ पर साइंस थे हमारे सीधा डायरेक्ट इलेक्शंस यहीं से बिगन होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, ठीक है, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स उनको अलग अलग कर दिया गया। यहाँ पर डुअल गवर्नमेंट आई, जिसे हम डायरकी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ही ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स अलग अलग कर दिए गए थे, ठीक है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, रिजर्व में सिर्फ गवर्नर जनरल वगैरह ही लॉ बना सकते थे, बल्कि ट्रांसफर्ड वाले में इंडियन मिनिस्टर्स बना सकते थे लॉ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स उनको और एक्सटेंड कर दिया गया। किस किस को दिया गया, सिख को दे दिया गया, ठीक है, फिर यूरोपियंस को, उसके बाद क्रिश्चियंस को, ठीक है, और एंग्लो इंडियंस को, और मुस्लिम्स को तो 1919 में मिल गया था, ठीक है। उसके बाद आते हैं इससे भी इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो डायरकी थी, डायरकी को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई, एक फेडरेशन बनाएंगे। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर होती है कि यहाँ पर जो इंडिया काउंसिल्स थी, इंडिया काउंसिल जो 1857 में बनी थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। इंडिया काउंसिल 1935 में अबॉलिश होती है। उसके बाद यहाँ बहुत सारी बॉडीज़ बनती है, जैसे आरबीआई हो गया या प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या यूपीएससी हो गया, ये सब यहीं बनते हैं, ठीक है। और जो जॉइंट जो इलेक्टोरेट्स थे, वो जो कम्युनल इलेक्टोरेट्स थे वो और एक्सटेंड कर दिया गया, किसको, कि वीमेन को दिया गया, शेड्यूल कास्ट को, लेबरर्स को, ठीक है। तो ये होता है 1935 के एक्ट से। उसके बाद हम लास्ट जाते हैं एक्ट पे जिसका नाम है 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, ठीक है। यहाँ से आपको पता है कि 2 डोमिनियंस बनते हैं, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। इसी एक्ट से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। इसी एक्ट से लैप्स ऑफ पैरामाउंसी होती है। लैप्स ऑफ पैरामाउंसी का मतलब कि प्रोविंसेस जो हैं वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंडिया को या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट में रह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट थी, ठीक, 1858 में बनी थी, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये सब होता है इन सारे एक्ट्स में,
आई होप आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपको भी, बस इतने इतने पॉइंट्स याद होने चाहिए तो एग्जाम में क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।